हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टीजीटी 2006 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, गृह विज्ञान का क्या महत्व होता है? यह कोरा विज्ञान सैद्धांतिक होता है या केवल व्यवहारिक होता है या सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों होता है या कोई महत्व नहीं होता है? तो गृह विज्ञान का जो महत्व होता है यह सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों होता है। इसमें आप सिद्धांतों का भी प्रयोग करते हैं और व्यवहारिक तरीके से भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू क्या होता है? रसायन विज्ञान होता है या जीव विज्ञान होता है या दर्शन शास्त्र होता है या गणित अर्थशास्त्र होता है? तो जो गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू होता है वह गणित अर्थशास्त्र होता है। गृह विज्ञान में हम गणित की सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं या सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट है, गृहिणी का मुख्य कार्य क्या होता है? खाना बनाना होता है या घर की सफाई करना होता है या कपड़े धोना तथा कपड़े सिलना होता है या गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना होता है? तो गृहिणी का मुख्य कार्य होता है गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना। कोई भी गृहिणी को चाहिए कि अपने कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए या कार्यों को करने के लिए अपने घर के सभी सदस्यों का सहयोग ले। नेक्स्ट है, कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है भोजन बनाना या कार्य आरंभ से करना या कार्य का मूल्यांकन न करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। कार्य व्यवस्था का सिद्धांत, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वह भोजन बनाना होगा। कार्य आरंभ से करना यह नहीं होगा। कार्य का मूल्यांकन न करना, गृह व्यवस्था का सिद्धांत होता है कार्य का मूल्यांकन करना, इसमें न दिया गया है, इसलिए इस ऑप्शन में सबसे सटीक जो आंसर है वह भोजन बनाना है। नेक्स्ट है, समय धन वस्तुएं एवं संपत्ति साधन है या कैसे साधन है? भौतिक साधन है, मानवीय साधन है या कोई नहीं है या सार्वजनिक साधन है? तो समय धन वस्तुएं एवं संपत्ति यह भौतिक साधन है, यह हमें दिखाई देते हैं और यह भौतिक साधन के अंतर्गत आते हैं। जो मानवीय साधन होते हैं यह मनुष्य के अंदर निहित होते हैं और यह हमें दिखाई नहीं देते हैं। सार्वजनिक साधन वह होते हैं जो सभी लोग प्रयोग कर सके, जैसे पार्क, विद्यालय, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सार्वजनिक साधन में आते हैं। नेक्स्ट है, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? योजनाबद्ध होकर कार्य करना या परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना या परिवार के सदस्यों का व्यवहार या परिवार की आय। तो जो प्रश्न है वह पूछ रहा है कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा कारक है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो कार्य व्यवस्था को प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा। तो हम अगर योजनाबद्ध होकर कार्य नहीं कर रहे हैं तो हमारा कार्य प्रभावित होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा योजनाबद्ध होकर कार्य करना। नेक्स्ट है, कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है? एक कुशल गृहिणी बनने के लिए क्या जरूरी होता है? समस्त गृह कार्यों का ज्ञान या पाक कला का ज्ञान या प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान या बच्चों के रोगों की जानकारी। तो किसी भी स्त्री को कुशल गृहिणी बनने के लिए उसको समस्त गृह कार्यों का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? प्रोफेसर जीड का, एस्थर का या निकिल एवं डार्सी का या कोपिन का? तो यह परिभाषा निकिल एवं डार्सी का है और एग्जाम में परिभाषा जरूर पूछे जाते हैं पूरे गृह विज्ञान से, जैसे टेक्सटाइल हुआ, एक्सटेंशन एजुकेशन हुआ, होम मैनेजमेंट हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, इन सबको मिला के 4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं डेफिनेशन से। नेक्स्ट है, आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है क्या कहलाता है? जब हम अपने आय का कुछ भाग अपनी आवश्यकता को पूर्ति में लगा देते हैं और कुछ भाग जो बचता है उसको बचाकर रख देते हैं तो वह बचत कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह बचत होगा। परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए
निम्न में से किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक होता है? किसी भी व्यक्ति को परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए किन मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक होता है? अर्थशास्त्र, आय, व्यय या इनमें से कोई नहीं। तो परिवार की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ रहा है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह अर्थशास्त्र होगा। अर्थशास्त्र का ज्ञान ही, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग करके ही हम किसी भी परिवार की अर्थव्यवस्था को के सफल संचालन में अपना सहयोग दे सकते हैं। नेक्स्ट है, परिवार परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है? सूझबूझ, सुंदरता, मितव्ययिता या नम्रता? तो इस जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे सटीक आंसर है उसको चूज करना है। सुंदरता, ये परिवार के कल्याण के लिए सुंदरता की कोई ज़रूरत नहीं है। मितव्ययिता, हाँ ये ज़रूरी है मितव्ययिता। नम्रता, यह भी परिवार कल्याण में इसकी अहम भूमिका नहीं होती है, लेकिन मितव्ययिता और सूझबूझ में कन्फ्यूजन होगा। तो इसमें सबसे राइट आंसर चुनना है। तो मितव्ययिता उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि सूझबूझ। अगर किसी भी स्त्री में सूझबूझ है तो वह अपने परिवार के कल्याण में अपना योगदान दे सकती है। वह सूझबूझ को अपनाकर सूझबूझ से अपने परिवार का कल्याण कर सकती है। मितव्ययिता सिर्फ यह होता है कि इंसान को अपने खर्चों में कटौती करके कैसे मितव्ययी बनना है, कम धन, कम समय, कम शक्ति के प्रयोग से कैसे अपने कार्यों को करना है। लेकिन यहाँ परिवार कल्याण की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सूझबूझ होगा। नेक्स्ट है, आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहते हैं? जब हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं तो हमारे आय का जो भाग बचता है उसको क्या कहते हैं? उसको संचय बोलते हैं, बचत बोलते हैं, आय बोलते हैं या धन वर्षा बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बचत होगा। जो भी पैसे हमारे बचते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात, उसको बचत ही में ही माना जाता है। वह संचय नहीं होगा, बचत होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बचत होगा। नेक्स्ट है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। यह शरीर व्यायाम करने से हमारे शरीर को क्या लाभ होते हैं यह बताना है। शरीर जो होता है आलसी और निष्क्रिय हो जाता है, या क्रियाशील और स्वस्थ हो जाता है, या आलसी व स्वस्थ हो जाता है, या निष्क्रिय व स्वस्थ हो जाता है। तो इसमें निगेटिव ऑप्शन ज़्यादा हैं, जैसे आलसी, आलसी और निष्क्रिय, ये निगेटिव चीज़ें हैं। आलसी एवं स्वस्थ, इसमें निगेटिव आलसी है, स्वस्थ ठीक है। निष्क्रिय और स्वस्थ, इसमें यह गलत है, निगेटिव चीज़ दिया गया है। लेकिन जो क्रियाशील और स्वस्थ है यह सबसे अच्छा ऑप्शन है। एक्टिव भी है और स्वस्थ भी है व्यायाम से। नेक्स्ट है, बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी होती है? बढ़ती उम्र मतलब जब हमारा एज ज़्यादा होते जाता है या हम बूढ़े होते हो जाते हैं, 50 के बाद जो वही बढ़ती उम्र होती है, 50 के बाद या बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर मोतियाबिंद होता है, या भेंगापन होता है, या काला पानी होता है, या दूरदर्शिता। तो काला पानी से कोई संबंध नहीं है, दूरदर्शिता से भी कोई नहीं, भेंगापन ये भी कोई बीमारी नहीं है, घेंगापन होता है, घेंगा होता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो मोतियाबिंद होगा। अधिकतर बूढ़े लोगों को में हो जाता है, या आजकल 50 से जो ज़्यादा एज के हैं उनको मोतियाबिंद हो जाती है। नेक्स्ट है, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। दूषित भोजन, डिप्टीरिया, रिकेट्स, हैजा या तपेदिक। तो जो डिप्टीरिया होता है या बच्चों में होता है, या गले में होता है, गले की जो झिल्ली है वह सूज जाती है, उस पे घाव हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं। रिकेट्स ये विटामिन डी से होता है। तपेदिक इसको टीबी बोलते हैं। लेकिन जो हैजा होता है यह दूषित जल और भोजन से होता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा दूषित भोजन से, यह हैजा होगा। यह दूषित जल और पानी से, दूषित जल और भोजन से होता है। नेक्स्ट है, शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। जो हमारा शरीर है उसमें जो ब्लड है, जो खून है, उसको कौन शुद्ध करता है? कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में जाकर हमारे खून का, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, और सांस लेने में हम
अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर कर छोड़ते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा या वह ऑक्सीजन गैस होगा, और जो हम सांस के द्वारा छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। नेक्स्ट है, धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है? जब हम धूम्रपान ज़्यादा करते हैं तो उससे कौन सी रोग की संभावना बढ़ जाती है? अतिसार, कैंसर, बुखार या टिटनेस? तो इसका राइट जो आंसर होगा वह कैंसर होगा। बुखार, हमारे सब शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बुखार हो जाता है, या वायरल होता है। टिटनेस यह जीवाणु द्वारा होता है। अतिसार या दूषित भोजन और जल से होता है। लेकिन जो कैंसर होता है यह धूम्रपान से होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पूछ रहा है, कौन होता है? प्रथम चिकित्सा अधिकारी या द्वितीय चिकित्सा अधिकारी या तृतीय चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा निरीक्षक? तो किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो मुख्य मेन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी होता है वह प्रथम चिकित्सा अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंध करता है, जो WHO है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, यह किसका प्रबंध करता है? विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा का, या प्रशिक्षण का, या निरोग व्यक्तियों का, या माता और शिशुओं का? तो WHO जो होता है यह विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा का प्रबंध करता है, संपूर्ण विश्व की स्वास्थ्य की सुरक्षा का प्रबंध करता है। इसका राइट आंसर जो होगा वह ए होगा। नेक्स्ट है, भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन कब हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन सर्वप्रथम 1952 में हुआ था। 1952, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 1952। नेक्स्ट है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है प्रत्येक नगर में, गांव में, कस्बे में या जिले में? तो जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है इसकी शाखा जो होती है प्रत्येक कस्बे में होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। जो राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र होते हैं उन पर कौन से कार्य होते हैं? उस पर परिवार नियोजन होता है, या प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल करना होता है, या माता एवं शिशुओं की देखभाल होता है, या उपयुक्त सभी? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर परिवार नियोजन के भी कार्य होते हैं। इसमें यौन एवं प्रजनन संबंधित संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार की जानकारी दी जाती है और की भी जाती है। इसमें प्रसव के समय महिलाओं का देखभाल भी किया जाता है, और प्रसव के बाद उनको आज आजकल वो इनकम सरकार पैसे भी देती है। जो महिलाएं प्रसव योग्य होती हैं, प्रसव के बाद उनको दवा दारू का खर्चा देती है सरकार। माता एवं शिशुओं का देखभाल करती है, टीकाकरण भी करती है माता और शिशुओं का। तो इसका राइट जो आंसर होगा वह उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होती है? CO2 की 21% या 0.03% या 3% या 30%? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसकी मात्रा सबसे कम होती है वायुमंडल में। इसके प्रतिशत जो होता है 0.03% होता है, और 21% जो होता है वह ऑक्सीजन गैस होता है, और 78% जो होता है वह नाइट्रोजन गैस होता है, बाकी अन्य गैसें होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 10 से 12 बार, या 12 से 15 बार, या 12 से 18 बार, या 15 से 20 बार? तो जो एक सामान्य मनुष्य होता है वह 12 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है। कभी कभी 15 से 18 बार भी आता है। तो ये भी एवरेज सही है, लेकिन 15 से 20 ज़्यादा हो जा रहा है। 12 से 18 या 15 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है। नेक्स्ट है, प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन के अभाव में होती है। जो प्रजनन शक्ति में कमी होती है वह किस विटामिन के कारण होती है? वह विटामिन ए के कारण होती है, या विटामिन डी के कारण, या विटामिन ई के कारण, या के कारण? तो प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन ई के कारण होती है। नेक्स्ट है, विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है पालक में, कद्दू में, बेरी बेरी में, या एनीमिया में? तो जो विटामिन ए होता है सबसे अधिक कद्दू में पाया जाता है, और बेरी बेरी रोग है, एनीमिया भी रोग है। पालक में
विटामिन ज़्यादा पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है। लेकिन जो कद्दू होता है इसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? सूखा रोग, रतौंधी, बेरी-बेरी या एनीमिया? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी-बेरी बी1 की कमी से होता है और एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट है पेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? पित्त रस में, जठर रस में, लार में या अग्न्याशय में? तो पित्त रस या पित्ताशय में पाया जाता है। जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को पचाया जाता है और लार या मुंह में पाया जाता है। यह भी एक तरह से एंजाइम होता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है। और हमारे शरीर में जो अग्न्याशय ग्रंथि है इसमें भी 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के पाचन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला एंजाइम का नाम बताइए। जो वह कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है? स्टार्च को शर्करा में बदलेगा, वो कौन सा एंजाइम होता है? वह लाइपेज होता है, रेनिन होता है या टाइलिन होता है या पेप्सिन होता है? तो जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है वह टाइलिन होता है। यह लार में पाया जाता है। जब हम कार्बोज या स्टार्च को मुंह में चबाते हैं तो यही हमारे स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है मुंह से ही और छोटी आंत में जाकर अंतिम अंतिम रूप से पचता है। जठर रस किसे पचाता है? केवल वसा को, वसा और प्रोटीन दोनों को, केवल प्रोटीन को या इनमें से कोई नहीं? तो जो जठर रस होता है यह पेप्सिन या जठर रस में पेप्सिन प्रोटीन स्रावित होती है और यह प्रोटीन को पचाती है। जठर रस में पेप्सिन एंजाइम होती है और जो पेप्सिन एंजाइम होती है वह प्रोटीन को पचाती है और वसा को लाइपेज पचाता है। इसका राइट आंसर जो होगा प्रोटीन होगा। जठर रस केवल प्रोटीन को ही पचाता है। नेक्स्ट है यकृत यकृत के अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? जो यकृत होता है लीवर वह हमारे शरीर की अतिरिक्त शर्करा को किस में बदल देता है? शर्करा को पूछ रहा है, कार्बोज को। मंड में, एंजाइम में, सेलुलोज में या ग्लाइकोजन में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ग्लाइकोजन होगा। जो ग्लूकोज होता है या शर्करा उसको हमारा जो लीवर होता है या ग्लाइकोजन में स्टोर करके अपने पास रख लेता है। लीवर स्टार्च को स्टोर करके ग्लाइकोजन में अपने पास संग्रहित कर लेता है, इकट्ठा जमा कर लेता है। नेक्स्ट है मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? मुख गुहा से, अग्न्याशय से, पक्वाशय से या आंतों से? इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था कि कार्बोज जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसी का पाचन सिर्फ मुंह से ही प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है ग्रसनी के बाद भोजन जाता है। ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाता है? अमाशय में, ग्रहणी में, क्षुद्रांश में या बड़ी आंत में? तो ग्रसनी के बाद भोजन सिर्फ अमाशय में ही जाता है, हमारे स्टोमच में जाता है। नेक्स्ट है यकृत होता है लीवर, इसका मुख्य कार्य क्या होता है लीवर का? पित्त संग्रह करना, अग्न्याशय स्राव करना या पित्त बनाना या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यकृत का जो मेन कार्य होता है वह पित्त रस बनाना होता है और पित्त रस का संग्रह पित्ताशय में होता है। जो पित्ताशय थैली होती है उसमें होता है। नेक्स्ट है आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। दीर्घकालिक या निरुद्देश्य या तत्काल या अल्पकालीन? इसका राइट आंसर होगा तत्काल। जब कोई आकस्मिक घटना हो जाती है, दुर्घटना या घटना, तो हमें प्राथमिक चिकित्सा तुरंत देना चाहिए रोगी को। नेक्स्ट है खरपच्चियों होगा। खरपच्चियों का प्रयोग किया जाता है चोट को ढकने के लिए, टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए या रक्तस्राव रोकने के लिए या रोगी को सीधा रखने के लिए? तो इसका राइट जो आंसर होगा वह होगा टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए। जब हमारे हाथ पैर या शरीर के किसी भी बॉडी की हड्डी टूट जाती है, स्पेशली हाथ पैरों की, तो उन्हें हम सीधा रखने के लिए खरपच्चियों से बांध देते हैं जिससे टूटी हुई जो हड्डी रहती है वो टिकी रहती है एक स्थान पर। नेक्स्ट है प्रारंभिक चिकित्सक में निम्न गुण होने चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक में
जो प्राथमिक चिकित्सक होते हैं उनमें क्या गुण होने चाहिए? उनमें उनका उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय होना चाहिए, या निर्णय न लेने पाने वाला होना चाहिए, या धैर्यहीन होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों चीज़ें निगेटिव है। इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय होना चाहिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट है नाक से रक्तस्राव होने पर घायल को उल्टा लिटा देना चाहिए, या कुर्सी पर बिठाकर सिर पीछे की ओर झुका देना चाहिए, या पीली मिट्टी सूंघा देनी चाहिए, या जूता सूंघाना चाहिए। हाँ, इसका राइट जो है आंसर होगा वह होगा कुर्सी पर बैठाकर सिर पीछे की तरफ झुका देना चाहिए, जिससे जो रक्तस्राव होगा वह आगे की तरफ नहीं बहेगा, पीछे झुक जाएगा। मतलब गर्दन पीछे होने पे रक्तस्राव होना बंद हो जाएगा। बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है। जब हमारे धमनियों से रक्तस्राव होता है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर, या काला मटमैला रुधिर, या हल्का नीला रुधिर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। धमनी से रक्तस्राव की पहचान हम इस आधार पे करेंगे, देखेंगे रुधिर का जो रंग है वह शुद्ध लाल और चमकीला रंग है, इस आधार पे करेंगे। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे? कोई अगर कोई एक व्यक्ति है उसके कपड़ों में आग लग गई है तो पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले व्यक्ति के ऊपर पानी डाल देंगे? नहीं। या व्यक्ति में को कंबल में पूरी तरह लपेट लेंगे? हाँ, यही काम करेंगे। बालू फेंकेंगे? नहीं। कपड़े को उतार देंगे? नहीं। सबसे जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा व्यक्ति को कंबल में पूरी तरह लपेट देंगे। नेक्स्ट है सबसे खतरनाक विष कौन सा होता है? नींद लाने वाली दवा, जलाने वाली अम्ल, या आहार नाल में जलन पैदा करने वाला विष, या मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। यह सबसे खतरनाक विष होता है। नेक्स्ट है ट्रांसिल होने पर क्या उपयोग किया जाता है? नमक पानी के गरारे करना, या चीनी खाना, या लौंग चूसना, या इसबगोल की भूसी पीना। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नमक पानी के गरारे करना। यह सभी अपने घरों में करते होंगे। नेक्स्ट है दांत के दर्द में इसको लगाने से आराम मिलता है। लौंग का तेल लगाने पर, या तिल का तेल, या मूंगफली का तेल, या तीनों। तो जब हमारे दांतों में दर्द होता है तो हमें लौंग का तेल लगाना चाहिए, राहत मिलता है। नेक्स्ट है विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान क्या है? पहली पहचान पूछ रहा है। पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना, या व्यक्ति को नींद आना, या बुखार होना, या व्यक्ति का चिल्लाना। इसका राइट आंसर होगा पुतलियों का सिकुड़ या फैल जाना। नेक्स्ट है कृमि होने पर देते हैं। जब हमारे पेट में कृमि हो जाते हैं, एक प्रकार के छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, तो हमें क्या देना चाहिए? श्रीफल के बीज, टमाटर के बीज, पपीते के बीज, या धतूरे के बीज। तो हमारे शरीर में जब छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, हमारी छोटी आंत में होते हैं इकोलाई, तो हमें धतूरे के बीज देना चाहिए रोगी को। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का। पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ढीली होती है, या इसे आसानी से नहीं खोला जा सकता, या यह सुंदर दिखाई देती है, या यह चुभती नहीं है और आसानी से खोला जाता है। तो रिब गार्ड का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि यह चुभती नहीं है और आसानी से इसे हम खोल सकते हैं। तो आज हमारे 46 क्वेश्चन सॉल्व हुए। इसके आगे का क्वेश्चन हम कल के क्लास में सॉल्व करेंगे। और हमेशा की तरह आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।